नंद 21 साल की थी। जब भी कॉलेज से वापस आती अपना पेट पकड़कर रोने लगती। जब भी डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती थी साफ साफ मना कर देती। मुझे शक हुआ तो मैंने एक दाई को अपने पास बुलाया। नंद को चेकअप करवाया तो गांव की दाई सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी कि इसकी शादी आज ही मेरे 15 साल के बेटे से करवा दो, नहीं तो ये मर जाएगी। मैं तो डर गई और उसकी शादी दाई के बेटे से करा दी। शादी के 2 दिन बाद ही वो ठीक होने लगी। एक दिन रात जानने के लिए मैंने छुपके से उसके कमरे में जाकर अलमारी में छुप गई, क्योंकि वह 14 साल का बच्चा। मेरा नाम रीना है। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था। भैया और भाभी मेरे लिए सब कुछ थे। भैया और भाभी कभी भी नंद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और न ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा से कोशिश रहती है कि वो अपने नंद के लिए अच्छे से अच्छा करे। उनकी नंद हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे। लेकिन कभी कभी भाई की बहन भाभी की नंद भी खोटा सिक्का निकली जाती है। मेरी नंद की जिंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों बाद भी हमारे आगे आ जाता है। 21 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान नंद के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया था। आज भी मुझे हम 2 बहनें थे। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वो हर समय अपने आप में ही मग्न रहती थी। एक दिन मेरी सहेली की दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास फोन है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीत गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छुपकर दूसरे कमरे में चली जाती थी। वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। जब मैंने सबकी वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं है, बस मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती थी अगर मेरी पढ़ाई से जान छूट जाती। मैंने बहन से कहा, मेरी तो आखिरी इच्छा थी, तुम आगे बढ़ो। मेरा तो सपना था तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। लेकिन जवाब में उसने मुझसे कहा, समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदल जाते हैं। एक दिन मेरी भाभी बिस्तर साफ कर रही थी। उन्हें मेरे बिस्तर से मोबाइल मिला। मुझसे पूछने लगी कि यह मोबाइल किसका है। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे तो नहीं पता यह मोबाइल किसका है और कहां से कैसे आया। मेरी बहन बोली कि भाभी यह झूठ बोल रही है, इसका ही मोबाइल है। मैंने खुद यह मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी भाभी ने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। मोबाइल उसी समय अपने पास रख लिया। मेरी बहन यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी, ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो अब मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था। इन सब के बाद भाभी ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझे बहुत ज्यादा नाराज रहने लगी। जब भैया ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही, तो भाभी ने उनसे कह दिया, एग्जाम होने वाले हैं तो यह घर पर ही रुककर तैयारी कर रही है, आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूंगी। एक दिन भैया ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि अब हमें अपने बहन की शादी कर देनी चाहिए, वह बड़े हो गई है। दीदी का रिश्ता भैया के दोस्त के घर पर हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्जी से हुआ था, लेकिन अब वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। भाभी ने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन वह भाभी की बात नहीं मानी। उसी समय भाभी को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था, लेकिन सारा सच भाभी के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद भैया से कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, किसी भी हाल में वह उसके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने के तो कुछ भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश, मेरे सपने वह कैसे पूरा कर सकते हैं। भैया ने कहा कि मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और अब तो पूरब की नौकरी लगने वाली है। वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वह सब कुछ तुम दोनों बहनों का तो है, मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपने जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि अगर आप लोगों ने मेरा जबरदस्ती शादी किया तो
मैं फांसी लगा लूंगी, लेकिन किसी भी हाल में नीरज से शादी नहीं करूंगी। दीदी की बात सुनकर मेरी भाभी बहुत ज्यादा परेशान है। भैया के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी कह रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वह चाहते हैं कि अपने आंखें बंद होने से पहले वो अपनी बेटी की शादी कर दे, लेकिन दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी कि मैं नीरज से कुछ बातें करने जा रही हूँ। भाभी ने कहा रीना को अपने साथ लेकर जाओ। दीदी कहने लगी कि आखिर कब तक मुझे कैद कर रखेंगे, अब बेफिक्र रहे, घर से भाग कर नहीं जा रही हूँ। यह कहकर घर से चली गई और शाम को वापस आई। जब वापस आई तो मेरी भाभी भी उसे देखकर खुश हो गए और सोच रही थी कि शायद नीरज ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि नीरज भी दीदी को पसंद करते थे। इस बात से सब लोग अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही हैं। नंद तो भैया और भाभी की इज्जत और मान सम्मान होती है, और अपनी भैया और भाभी की खातिर तो अपनी जान भी देती हैं। पर कुछ नंद ऐसी भी होती हैं जो राम देती हैं। यह भी नहीं सोचती कि उनके भैया और भाभी ने अपनी सारी जिंदगी उनके परवरिश में गुजार दी। हम सब लोग सोच रहे थे कि मेरी दीदी नीरज अपने मंगेतर से मिलने जाती है, लेकिन भैया को यह बात नहीं पता था, क्योंकि यह बात इस समय बहुत गलत समझी जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मेरी दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है नीरज हो, लेकिन जब मैं घर पर आई तो नीरज तो हमारे घर पर ही बैठे थे। भाभी को भी अब पता चल चुका था। मेरी दीदी उनसे झूठ बोल रही है। भाभी ने अपनी इज्जत की खातिर नीरज से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई है। दीदी के पास मोबाइल, और उन्होंने हमें बताया था कि यह मोबाइल उन्हें उनके मंगेतर ने दिया है। उस दिन भी हुआ घर पर नहीं थी। मैं समझ गई थी कि अब वह कभी भी सच नहीं बोल सकती। कह रहे थे सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। नीरज पढ़े लिखे थे और उन्हें नौकरी मिलने वाले थे। दोस्त के घर के हालात अच्छे नहीं थे और जॉब भी करते थे। आज के डेट फिक्स करने आए थे। भैया और भाभी ने उन्हें 1 महीने के बाद की तारीख दे दी थी। दीदी घर पर आए तो सबको देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उनके सर पर हाथ रखने लगी और उनकी बड़ाई लेने लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। भाभी ने उनसे कहा कि शर्मा गई होगी और दीदी के कमरे में गई, और मैं भी दीदी के कमरे में गई और उनको मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दी और चीखकर कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नीरज से शादी नहीं करना चाहती? क्या कमी है उसमें? तो कहने लगी अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन भी दीदी को बहुत समझाया कि भैया को आप पर बहुत मान है, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा है हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें भैया की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। भाभी भी कमरे में आ गई और उसने हाथ जोड़कर कहने लगी कि तुम मेरी नंद हो, लेकिन बेटी से बढ़कर माना है। बेटी, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और यह शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे से चली गई। भाभी भैया के पास गई और कहा कि रीना शादी नीरज से कह दे, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैं तो अपने पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। भैया ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। भैया की तबीयत भी खराब हो रही थी। भाभी ने भैया को समझाया कि आप फिक्र ना करें, अभी नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चे से गलतियां हो ही जाती है। हमारा फर्ज था बताना कि हम उन्हें समझाएं और उनका साथ दें। भैया ने कहा कि मुझे लग रहा है कि यह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी,
लेकिन तुम भी इसे साफ साफ कह दो। अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगा। अगर इसे अपनी मर्जी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, इसे कहो कि इस लड़के को यहाँ बुलाए। मैं उसी दिन उसकी शादी उस लड़के से करके इसे विदा कर दूंगा। इसके बाद हमारे और इससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही यह मेरे घर पर वापस आएगी। मैं इसे भूल जाना और सिर्फ इतना ही याद रखना कि हमारी एक ही बहन है। यह सुनकर मेरी भाभी रोने लगी, लेकिन जब दीदी की यह बात पता चली तो उन्हें जरा से भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वो तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं भैया को खुद मना लूंगी। यह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर जमीन पर नहीं थे, वह तो आसमानों में उड़ने लगी थी। जब दीदी ने उस लड़के को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। भाई अब बहुत ज्यादा परेशान थे कि वह अपने दोस्त को क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और लड़का भी दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन में बीमार रहने लगी और इसी बीच नीरज को भी सब कुछ पता चल गया था। नीरज इस बारे में दीदी से बात करने आया था। दीदी ने उन्हें बताया। दीदी ने उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया, कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। नीरज जो दीदी का मंगेतर था, शादी के लिए कहा था, तुमने मना क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम उस समय मुझे इनकार कर देती। मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता। पर अब शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है, सब तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा, तुम्हें जो करना है वह कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वह लड़का अभी तक दीदी को फोन नहीं उठा रहा था। दीदी उसी लड़के के घर पर गई जहाँ वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया और तब मजबूर होकर दीदी को भैया का फैसला मानना पड़ा। भैया ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था, कहा था कि अगर वह सबके साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पर वह बाहर नहीं आया और ना ही उसने दीदी को फोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयां बजने लगी, सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। भाभी और भैया ने उन्हें बहुत समझाया कि भैया और भाभी कभी भी अपने बहन या नंद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। भैया भाभी तो हमेशा अपने बहन को खुश देखना चाहते हैं। नीरज एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिससे तुम मोहब्बत करती हो वह लड़का सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह मुझसे बात करने के लिए आता। उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी और सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी की भी खबर नहीं थी। दीदी की शादी के कुछ दिन पहले ही मेरे लिए रिश्ता आया था। भैया भी बहुत खुश थे। भैया ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही। मुझे भाभी भी कहती थी कि यह सब बहुत अचानक हुआ कि वह लोगों को जानती हैं और वह बहुत अच्छे लोग हैं। वही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। भाभी ने बताया वह काफी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देख रखा है और तुम्हें पसंद भी करता है। वह कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर से है। मेरी नंद तो बहुत खुश नसीब है। मुझे खुशी हो रही थी जिस लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा है उसने मुझे पहले से देख रखा है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को सब कुछ पता चला तो वो बहुत गुस्से में कहने लगी कि मैं तो आपकी सौतेली बहन हूँ जो मेरी एक
कंगाल लड़के से शादी कर रहे हैं, जिसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझे गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया, किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना, नीरज की बहुत जल्द अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और तुम भी ज्यादा एक दिन अमीर घर पर आओगी। और अपने भाई से बात करवाई। उसी दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद यह मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालात में बैठी थी। मेरी कजन कहने लगी, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हैं। सच तो यही था जो लोगों को लग रहा था। भाभी ने उन लोगों से बहाना बनाया और दीदी को वहां से ले गई। अब बारात आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों पर क्या क़यामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई, सब लोग बारात देखने गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा, मेरी भाभी मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। वो वहां से भाग चुकी थी। जाते हुए एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही भैया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। भैया को दोस्त और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे, पर वह तो अपने भैया की इज्जत उतार कर चली गई थी। भैया रोते रोते कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, जो मेरी बहन ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूंगा कि मेरी बहन अपनी शादी छोड़कर कहीं चली गई। भैया के दोस्त ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, रीना हमारी भी बेटी है और आपकी भी बेटी है। हमारे घर की बहू नहीं बन सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी बन सकती है। बाबा ने मेरी तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी थी। यह सुनकर मैं भाभी के गले लगकर रोने लगी। मैंने भाभी से मना किया, ऐसा ना करे। भैया ने भी अपने दोस्त से कहा कि रीना की मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। भैया के दोस्त ने कहा कि मंगनी तो हुई है, शादी तो नहीं हुई है। उससे कह देना कि रीना की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी नीरज से शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है? भैया और भाभी अपनी इज्जत की खातिर अपने दूसरे बहन के सपनों को तोड़कर रख देते हैं। मेरी बहन के लिए एक सजा मुझे मिली थी और वह खुद ना जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। भैया ने कहा था कि वो आज से हमारे लिए मर चुकी है। मेरा और इस घर से किसी भी इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने भैया और भाभी की दुआओं से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन अभी मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी भी उन्हीं लोगों का बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से ही बिखरे हुए हों। भाभी ने मुझे समझाया था कि सब कुछ भूलकर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं हो तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, सारी उम्र माँ बाप के घर पर ही। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं होता हो तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, सारी उम्र माँ बाप के घर पर ही बात सुनाते हैं कि पराया धन है, कल को तुम्हें अपने घर जाना है। और जब शादी होती हो तो सास कह रही थी कि ये घर तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। यह सब बातें मुझसे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज्यादा रोया था।
उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश जब दीदी बार बार शादी के लिए मना कर रही थी तभी यह लोग रुक जाते। मेरा पति मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कायम नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो भाभी मुझे समझाने लगती। भैया भी मुझसे अब और ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैं भैया की इज्जत बचाई थी। भैया ने मुझसे कहा कि जो लड़कियां अपने पति का दिल जीतना जानती हो वो कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत जाओगी तो वो अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया। नीरज मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह बहुत शरीफ लड़का है। अभी वह सब में है, उसके दिल को चोट पहुँची है। तुम देखना एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगी कि भैया आपने मेरे लिए बहुत अच्छा फैसला किया था। मैं भैया के गले लगकर रोने लगी। मैं ऐसी कोशिश में लगी रहती थी क्या अपने पति का और ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुराल तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी नंद मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों को गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिए थे। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। तो मेरे ससुराल ने कहा कि रीना के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ है, लेकिन सब लोगों ने यह बात हवा में उड़ा दी थी। पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए थोड़ा सा जगह बना लूं, लेकिन जब भी मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो वह मुझे धिक्कार दिया करते थे। मुझसे कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही वह मेरे भैया से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद भाभी की कॉल आई। खबर मिली कि भैया का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं चक्कर खाकर वहीं पर बैठ गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे कहा कि बेटी अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपने भाभी को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे भैया का लाश पड़ी हुई थी और मेरे कानों में बातें आ रहे थे कि कह रहे थे जवान बहन घर से भाग गई, बेचारा कब तक यह बेइज्जती बर्दाश्त करता। और भी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। भाभी के हालात बहुत खराब थे और भाभी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरे ससुराल वालों ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाऊं ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी भाभी मेरे ससुराल में रहने नहीं चाहती थी, लेकिन भाभी ऐसी हालात नहीं थी कि वह घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फोटो जिसके किसी लड़के के साथ एडिट किया था वह मुझे भेजी गई। मैं यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि मेरे यहाँ फोटो इस लड़के के पास कैसे गई। अब वह मुझे फोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला यह वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह सब कुछ मेरे पति को पता न चल जाए, इसलिए मैं अपना फोन बंद रखती थी। अब वह मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही डर में रहती थी कहीं वह लड़का ये फोटो मेरे पति को शेयर न कर दे और वह मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल लाइव आई और वह अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे भैया के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है, बताइए मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था।
जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवा दिया था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से ही उसने एक लड़के से बात करनी शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और उसने यह सब तुम्हारे भैया की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे भैया के पास जमीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन समझती रही कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए जो वह लड़का कहता वह वही करती थी और उसी के कहने से शादी वाले दिन घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ रीना के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे भैया ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था एक से शादी करूंगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूंगा। इस तरह से तुम्हारे भैया की लाखों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया। तो उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारे फोटो भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और घर पर ही तुम्हारी फोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वो तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबराकर फोन काट देती और फोन बंद कर देती थी। मैं यह सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर की इंफॉर्मेशन मिलवाई। फिर मैं उस तक पहुंच गया जिस दिन तुम्हारे भैया की डेथ हुई थी। उसके अगले ही दिन तुम्हारी बहन को मेरे पास फोन आया था और वो मुझे अपने किए की माफी मांग रही थी। उसने मुझे बताया उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया है। वह कहता है कि अपने भाई से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो रीना के नाम पर है, मैं कहां से लाकर दूं उसे पैसे। उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और अब वह लड़का जेल में है और पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने मुझे सब कुछ बताया है कि मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। मेरे पति ने कहा कि तुम्हारे भैया ने एक बार मुझसे कहा था कि कभी भी मेरे बहन के ऊपर शक मत करना, इसलिए नहीं कि वह मेरी बहन है, बल्कि इस वजह से उसने अपने भाई की इज्जत बचाई है और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूलकर रीना को अपना लेना, क्योंकि वह बहनों की इज्जत की खातिर अपना सर झुका देती है। वह बहुत पाक दामन और मोहब्बत करने वाली होती है, तो कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे भैया ने मुझे सही कहा था कि नीरज बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और मुझसे माफी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ नहीं किया। अब वह डर डर के ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरे सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरा पति बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 2 बच्चे थे। सबसे बड़ी वाली मेरी बेटी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे परिवार वाले और मैं बहुत ज्यादा खुश थे, पर जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाई से भी लड़ती रहती थी और हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं उससे वजह पूछी तो वह कहती कि मम्मा
आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। वो सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। जब एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि वो अभी पढ़ रही थी और अभी हमारा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे, हमारे मना करने के बाद भी बार बार हमारे घर पर रिश्ता लेकर आने लगी। जब हमने उनकी बात न मानी तो वो धमकियों पर उतर आए। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन निकाली तो यह सब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सालों बाद आज हमारा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरी 18 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उसे कहती कि बेटा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वो मना कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे गांव की मशहूर दाई थी, क्यों ना उसे घर बुलाकर अपनी बेटी को चेकअप करवा लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर खाना जाने से मना करती थी। जब दाई मेरी बेटी का चेकअप किया तो उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझसे कहने लगी अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे के साथ कर दो, वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे यह बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वो सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह क्या राज हो सकती है। इसलिए मजबूर होकर एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में चुपके से झांका तो वह कोई 14 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था, और वह उसी का बेटा था जिसने मेरी बहन को धोखा दिया था और उसके साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि अपने गांव की दाई की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस पर भी भरोसा करती थी उसने ही मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया। मेरे दाई के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मम्मा मम्मा मैं विनय से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने यह सब कुछ नाटक किया, आप मुझे माफ कर दें। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो, उसने भी ऐसे ही अपने भैया और भाभी को धोखा दिया था और भाग गई थी। और यह लड़का तो ऐसा नाग है जो कभी डसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझे मेरा प्यार क्यों छीन रही हैं। मासी बिल्कुल सही कहती थी कि आप दूसरों का छीन लेती हैं। मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उसी दिन घर से निकाल दिया। उसी दिन मैं बहुत ज्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वह उससे शादी कर ले, क्योंकि अब नीरज के हालात बहुत बदल चुके थे। नीरज के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था और जिस वजह से मेरी बहन ने नीरज से शादी करने से मना कर दिया था। आज वो सब कुछ नीरज के पास था, लेकिन यह सब कुछ तो नसीबों का खेल होता है। जब मेरी बहन ने उसे समझाया था तो वह यह बात नहीं समझी थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वह अपने हाथों पैरों से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और न पता नहीं मेरा क्या होता। अपनी बेटी को भी समझने की बहुत कोशिश की कि यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, और जब हमने उसके रिश्ते से मना किया तो दोनों ही मिलकर यह प्लान बनाया और पेट का दर्द का नाटक करके मुझे बेवकूफ बना दिया। वह यह भी भूल गई थी कि मेरे माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा सोचते भी नहीं। मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। कहने लगी कि माँ मैं भटक गई थी, मासी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है कि उन्होंने आपके बारे में जो कुछ कहा वह सब कुछ गलत था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मेरी बेटी को भी माफ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगी, आज मैं आपसे मांग रही हूँ। हमारी बेटी से भूल हो गई थी, इसे माफ कर दो। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ कर दिया
और हम सब लोग एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। भला हो मेरे भैया और भाभी का, जो हम दो बहनों की खातिर भैया और भाभी अपनी खुद की औलाद को जन्म नहीं दिया। अगर हमारे खुशी की खातिर अपना खुद का गला घोट सकते हैं तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता हम उन्हें खुश रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। अभी भी हमारे जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की खातिर अपनी खुशियों को दबा देते हैं। ऐसे ही मेरे भैया और भाभी थे जो मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर हम दोनों बहनों को पाला था। धन्यवाद दोस्तों।